चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th से रिलेटेड टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो हमारा 11th का चैप्टर रहेगा ये हिंदी मीडियम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आपको हिंदी में मैं पूरा प्रॉपर 11th से रिलेटेड जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हम क्रैश कोर्स से रिलेटेड पूरे 11th की इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि किस टाइप के टॉपिक से किस टाइप की स्टडी हमको करनी है। ठीक है, तो आज जो हम अपना पहला टॉपिक उठाना चाह रहे हैं वो है अपना भौतिक राशियों का मापन। ठीक है, तो हम भौतिक राशियों का मापन चैप्टर से अपने 11th की क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों के साथ में अपनी स्टडी करेंगे कि आपको भी इंटरेस्ट आए। ठीक, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना जो 11th का चैप्टर अध्याय 1 है वो क्या है? भौतिक राशियों का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए सारी बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यार मेजरमेंट यानी कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, क्या बिना मापे काम नहीं चल रहा था? मापन की आवश्यकता क्यों आई और ये चैप्टर आया क्यों? अगर मापन ही नहीं होता तो अपने को पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपके घर में आप पढ़ाई सभी करते हो, आपको टेबल चाहिए पढ़ने के लिए, सभी को टेबल चाहिए रहती है। ठीक है, तो टेबल चाहिए तो आपको उस टेबल के ऊपर क्या क्या रखना पड़ता है? आपको किताबें रखनी पड़ती है, हो सकता है अपना बैग भी रखे, किताबें भी बहुत सारी रहती है आपकी। ठीक है, अत्था बैग भर के जाना पड़ता है आपको स्कूल में। ठीक है, किताबें चाहिए, लिखने के लिए स्पेस होनी चाहिए, अगर बाई चांस आप कंप्यूटर या लैपटॉप हो अगर आपके पास में वो रख रखा हो आपने, उसके लिए भी स्पेस चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को किसी टेबल पे रखने के लिए उसके अंदर ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसा तो नहीं बता सकते उस जो कारपेंटर रहेगा उसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे यार मेरे को इस पे कंप्यूटर भी रखूंगा, मैं इस पे किताबें भी रखूंगा, मेरे को ये इतना ऐसा सब रखा जाए, ऐसी टेबल बना दो। ठीक है, वो आपको पागल समझेगा। तो आपको उसको क्या बताना पड़ेगा कि अरे मुझे जो चाहिए एक टेबल चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतनी चौड़ी चाहिए, ताकि मैं अपना सामान रख सकूं। तो ये जो लंबाई और ये जो चौड़ाई आपने बोली ना, यही चीज क्या होती है? मापन होती है। ठीक है, यानी कि हर जगह अपने को मापन की रिक्वायरमेंट होती है। आप सब्जी लेने गए, बोले भाई 4 किलो 2 किलो दे दो। ठीक है, यानी कि वहां पर आप उससे जो ये सब्जी मांग रहे हो ये भी क्या मेजरमेंट के थ्रू मांग रहे हो, यानी कि बिना मापे किसी चीज को देना वो सही नहीं रहता है। ये चीज क्लियर होगी, तो मापन की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब भौतिक राशियों का मापन में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात में क्या करेंगे अपन? अच्छा मापन है तो मापन कैसे करते हैं? 1 किलो बोला तो 1 किलो ही क्यों बोला इसको 4 किलो क्यों नहीं बोल सकते, है ना? अगर मैं बात करूँ कि 1 लीटर दूध है तो इसको 1 लीटर ही क्यों दूध बोला, इसको 5 लीटर दूध क्यों नहीं बोल सकते, इसको 0 लीटर क्यों नहीं बोल सकते? तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मापन की अगर मैं बात करूं तो मापन का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए मेरे पास में कुछ सामान था, मुझे इसको मापना था। ठीक है, कितना था मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या करा, एक तराजू लिया। आपने देखा होगा सब्जी वाले के पास में जो पुराने तराजू रहते हैं वो तराजू लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या करा, एक तरफ जो सामान मेरे को नापना था वो रख दिया और दूसरी तरफ में धीरे धीरे क्या गया, पत्थर रखते गया। ठीक है, मैंने देखा एक पत्थर रखा यार बैलेंस नहीं हुआ है, 2 पत्थर रखा बैलेंस नहीं हुआ, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा, ऐसे करके मैंने 10 पत्थर रख दिए। 10 पत्थर रख दिए तो मैंने देखा हाँ ये बराबर हो गया, यानी कि ये जो मेरे पास जो सामान है उसका जो वजन है वो किसके बराबर है? 10 पत्थरों के वजन के बराबर है। चलिए इधर देखिए, मैंने क्या करा, एक तराजू लिया, ये सा तराजू था अपने पास में। ठीक, ये एक टोकरी थी और यहाँ पर एक और टोकरी थी। मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना सामान रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मैंने ये अपना सामान रख दिया। ठीक है, ये मेरा सामान है। ठीक है, ये मेरी वस्तु रख दी मैंने इसके अंदर। फिर मैंने क्या करा, एक पत्थर लिया इसके अंदर डाल दिया। ठीक, दूसरा पत्थर लिया वो भी डाल दिया। टोटल ऐसे कितने पत्थर डाल दिए मैंने? टोटल 10 पत्थर डाल दिए यहाँ पर। ठीक, 10 पत्थर किसके बराबर हो गया? वस्तु और जो पत्थर है ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए, यानी कि बैलेंस हो गए। ठीक है, जो वस्तु थी मेरी किसके बराबर होगी? 10 पत्थर के वजन के बराबर होगी, यानी कि दोनों बैलेंस हो गए। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो वस्तु का वजन है ये 10 पत्थर के वजन के बराबर है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया। फिर मैंने क्या बोला कि अच्छा ये 10 पत्थर है, तो मैंने 10 पत्थर को नाम दे दिया कि यार 10 पत्थर है, 10 पत्थर को मैं नाम दे देता हूं 1 किलो, यानी कि 10 पत्थर को मैंने नाम दे दिया, रेंडमली नाम दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, यानी कि 10 पत्थर जो है ये 1 kg के बराबर है, यानी कि ये मैंने जो वस्तु रखी थी ये 10 पत्थर के वजन के बराबर थी, यानी कि वस्तु कितने की होगी? 1 किलो की वस्तु होगी। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मापन का मतलब कुछ नहीं होता है, किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से आपकी जो वस्तु है उसको कंपेयर करा दो। स्टैंडर्ड वैल्यू बोले तो मानक जो रहता है, यानी कि आपकी एक मानक जो वैल्यू है उसको कंपेयर करा दो। जिस वस्तु को आप मेजर करना चाहते हो उसको मानक से कंपेयर करा दो, अगर वो बराबर हो गई और उस मानक को एक नाम दे दो। मानक को जैसे मैंने नाम दिया 1 kg, तो मानक के बराबर इसका वजन है तो ये भी 1 kg की हो गई। तो मापन का अर्थ खाली इतना सा होता है आपका कि किसी भौतिक राशियों को मापन का अर्थ खाली इतना सा है कि उसको कंपेयर कराना, उसको उसकी तुलना करवाना, किससे? किसी मानक के साथ में। ठीक है, जैसे कि आपकी किताब में लिखी हुई है कि किसी भौतिक राशियों का मापन का अर्थ होता है उसका संदर्भ मानक से क्या करवाना? तुलना करवाना।
ठीक है। संदर्भ मानक जो रहते हैं वो अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर आ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई कि मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और मापन क्या होता है। मापन का एकमात्र अर्थ है तुलना करना, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, मापन का अर्थ है, मापन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक। तुलना भी किससे करना है, मानक सार्थक वस्तु से, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता, मानक सार्थक वस्तु, अपन डिसाइड करते हैं। तो मापन का मतलब समझ में आ गया आपको, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तो मैंने मापन की परिभाषा लिख दी है। देखिए क्या होता है, किसी भौतिक राशि की तुलना किसी संदर्भ मानक से करवाने की प्रक्रिया को उस वस्तु का क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। चलिए ये समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक टर्म आ गई भौतिक राशि। अभी भौतिक राशि क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो इधर देखिए, अपने पास जो राशियां होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है क्या, भौतिक राशि, ठीक, और एक और अपने पास में क्या होती है, अभौतिक राशि, ठीक है। एक होती है अभौतिक राशि, ठीक। अब किसको भौतिक बोलते हैं, किसको अभौतिक बोलते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। तो भौतिक राशि अपन उसको बोलते हैं जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, यानी कि जिसका आप मापन कर सकते हो उसी को क्या नाम दे दिया आपने, भौतिक राशि। इसके अगर उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे लंबाई, लंबाई को आप नाप सकते हो, ठीक है, लंबाई हो गया। फिर क्या हो गया आपका वजन, वजन को आप नाप सकते हो, चलिए, ठीक है। और क्या हो गया आपका वेग हो गया, आप इसको भी नाप सकते हो। एक हो गया आपका त्वरण, आप इसको भी नाप सकते हो। ऐसी बहुत सारी राशियां है, वो काहे में आती है, भौतिक राशि में, यानी कि जिसका मापन किया जा सके वो होती है भौतिक राशियां। अब वो भौतिक राशि क्या होती है, सेम इसका उल्टा, यानी कि जिसका आप मापन नहीं कर सकते, जिसका मापन संभव नहीं हो, यानी कि जिसका मापन संभव नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अभौतिक राशि। अब इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका मकान, ठीक है। और क्या हो सकता है, बस हो सकती है, ठीक है, मकान हो गया, बस हो गया। और क्या बात कर सकते हैं अपन, चलो अगर अपन बात करें तो क्या बात कर, आदमी, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे यार इनको कैसे नहीं नाप सकते, आदमी को तो नापते, वजन करवाने जाते ही आप, तो वो भी मेजर होता है। मकान की अगर बात करो तो यार मकान की हाइट देखते हैं अपन, कितना ऊंचा कितना लंबा, इसको नाप सकते हैं। बस की बात करो तो बस कितनी भारी है, कितनी चौड़ी कितनी लंबाई है, वो सभी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभौतिक राशि क्यों बोल रहे हैं अपन, चलो तो थोड़ा सा मकान जो रहता है, आप मकान को क्या नापते हो, मकान को देखते हो कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई नापने में आपने क्या नापा, उसकी लंबाई को नापा, तो लंबाई तो भौतिक राशि। मकान का कुछ करा क्या आपने, नहीं करा ना, इसलिए मकान का आप कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर आप खाली जाके रह सकते हो। मकान की आप लंबाई को मेजर कर सकते हो खाली, ठीक है। तो मकान की लंबाई मेजर होती है, इसलिए अभौतिक राशि। अब बस की अगर बात करो तो बस की भी क्या करते हो, लंबाई नापते हो और उसका तोल कांटे में वजन ले सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, खाली चला सकते हो उसको, यानी कि ये भी कैसी राशि है, अभौतिक राशि है। ऐसी आदमी, आदमी का भी वजन होता है, लंबाई नाप सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते उसका। ये चीज क्लियर है, यानी कि ये होती है अभौतिक राशि और ये होती है भौतिक राशियां। ये चीज आपको समझ में आई है, तो आप इसको हल्का सा नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं कि भौतिक राशियों के अंदर और क्या क्या चीजें आती है। अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है भौतिकी से रिलेटेड है, तो अपन डिस्कस करेंगे खाली भौतिक राशियों को, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे क्या की, भौतिक राशियों की, ठीक है। भौतिक राशि समझ में आ गई थी, जिसको आप नाप सकते हो उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो मूल राशियां होती क्या होती है, जो मूल राशियां होती है ये पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, यानी कि एक जो राशि है वो दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जैसे अगर मैं बात करूं, एक सैंपल है, ठीक है, वो सैंपल अपने आप में एक सैंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कोई दूसरा सैंपल आएगा तभी उसको सैंपल बोलोगे, ठीक है। वो अपने आप में एक सैंपल है, ये अपने आप में एक और सैंपल है, यानी कि वो जैसे आप आत्मनिर्भर हो, आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो, ठीक है। तो ये जो राशियां रहती है ये टोटल 7 रहती है, ये एक दूसरे से क्या रहती है, पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, यानी कि निर्भर नहीं रहती है उनके ऊपर, ठीक है। तो जो राशियां मूल राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मतलब ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, मूल राशियां बोलते हैं ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, इनकी संख्या क्या होती है, टोटल 7 होती है, यानी जो मूल राशियां होती है वो टोटल कितनी होती है, 7 होती है। अब कौन कौन सी होती है देख लिए। चलो अपने अगर परिभाषा की अगर बात करें तो जो राशियां मूल राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ठीक है, हाँ,
ये चीज क्लियर होगी। आगे देखिए, अब डेफिनेशन समझ में आ गई। जो राशियां मूल राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसी राशि जो मूल राशि है उनसे पूर्णतः स्वतंत्र, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब मूल राशियां कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। ये 7 जो रहती है ये मूल राशियां रहती है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। समय किसी पर निर्भर करता है क्या? कि अगर आपको समय देखना है तो सबसे पहले आपका क्या वजन करवाना पड़ता है? जी नहीं, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से स्वतंत्र रहती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल राशियां बोलते हैं अपन। लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में नापते हैं। ये इसके मात्रक है। कौन से मात्रक के? एसआई मात्रक के, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं अपन। ये चीज क्लियर है। अभी मात्रक कैसे आई अपन आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। अब जो व्युत्पन्न राशियां होती है इसका मतलब होता है ऐसी राशियां जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है, उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। यानी कि मूल राशि टोटल 7 है, तो 7 में से क्या करा मैंने? कुछ 5 राशियां निकाली और 5 राशियों को मर्ज करके कोई फॉर्मूला बना दिया, एक सूत्र बना दिया। तो वो जो सूत्र बना, वो जो पूरी जो नई राशि निकल के सूत्र से, उसी को क्या बोला? व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न राशि। ये चीज समझ में? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या दे रखा है? वेग दे रखा है। वेग क्या होता है? अपना विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक वस्तु रखी है, उसको इधर खिसका दिया, इतनी विस्थापित हो गई, यानी कि इसने एक लंबाई कवर करी है। तो इसको लिख सकता हूं मैं लंबाई बटे समय। लंबाई अपने आप में क्या एक मूल राशि है, 7 में से एक है ना लंबाई, और समय भी क्या है? अपने एक मूल राशि है। यानी कि मूल राशियों को मैंने क्या करा? एक दूसरे का अपॉन में रख दिया, तो एक नई राशि बन गई क्या? वेग। इसी को क्या नाम दे दिया? व्युत्पन्न राशि। यानी कि मूल राशियों की सहायता से जो नई नई अपन बनाते हैं राशियां, उन्हीं को व्युत्पन्न राशियां बोल सकते हैं। अब 7 अपने पास में, तो 7 से अपन बहुत सारी बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि की जो संख्या जो रहती है वो अनंत आप बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं बल का। बल क्या होता है? मास और त्वरण का जो अपन गुणा करते हैं तो क्या बनता है अपने पास में? बल बनता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? त्वरण को वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि वेग बटे समय लिख सकते हैं। तो जो बल हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग बटे समय। तो यहाँ लिख सकते हैं। तो जो अपने जो द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान कैसी राशि है? एक मूल राशि है। समय मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, और फिर से समय मूल राशि है, यानी कि उनको मर्ज करके आपने बल बना दिया। तो बल भी एक कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी अपने ने देख लिया राशियां कैसी होती है। भौतिक राशियों में 2 मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियों में मैंने आपको एक चीज लिखी दिखी थी, क्या? मात्रक। तो मात्रक से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या एग्जांपल दिया था कि मैंने एक वस्तु ली और 10 पत्थरों से उनको क्या करवाया? तुलना करवाया। तो 10 पत्थर मेरे लिए क्या हो गए? मानक संदर्भ हो गए, और उन मानक संदर्भ को मैंने क्या नाम दे दिया? 1 kg। तो जो मानक संदर्भ होते हैं ना, इनका जो नामकरण कर देते हैं अपन, जैसे कि 10 पत्थरों को मैंने 1 kg नाम दिया, तो यही क्या हो जाते हैं? उस चीज का मात्रक बन जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए इधर देखिए क्या लिख रखा है? मापन के मात्रक। मात्रक यानी कि उस चीज को रिप्रेजेंट करके इस टाइप से करना चाहते हैं। इधर देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त संदर्भ मानक कोई भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो मेरे पास वस्तु थी उसको नापने के लिए मैं पत्थर का यूज करा, तो पत्थर मेरे लिए मानक हो गया, तो वो मानक ही मेरे लिए क्या है? मात्रक है। और उस मात्रक का नाम क्या दे दिया था? मैंने केजी दे दिया था। ये चीज क्लियर है? अब मैंने जो बताया वो एक खाली उदाहरण था। ऐसे जो असली में जो मानक बने हैं वो सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबने एक मीटिंग बैठी होगी उनकी, ठीक है। और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करा कि यार इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? 1 kg बोलेंगे, इसको 1 मीटर बोलेंगे, और इसको ये बोलेंगे, पूरी दुनिया इसी बात को मानेगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देता हूं, आपके पिताजी ने आपका नाम रखा राहुल, ठीक है, तो पूरी दुनिया आपको राहुल के नाम से जानेगी, यानी कि राहुल। ये चीज क्लियर है? और आपका सरनेम कुछ होगा, एग्जांपल लेते हैं अपन, आपका सरनेम कुछ सोलंकी मान लेते हैं, ठीक है, राहुल सोलंकी। तो सोलंकी क्या बता रहा है कि आप, अच्छा हाँ, इनके मतलब इनके बेटे हो आप, ठीक है। तो आपके जो सोलंकी आपके लिए मात्रक हो गया, और राहुल आपकी एक खुद की वैल्यू होगी। ये चीज क्लियर है? यानी कि मात्रक जो रहता है उस चीज को बताता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अब किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उसकी जो संख्यात्मक मान है उसका, और उसका मात्रक क्या है, ठीक है। अब ये लाइन तो आपको समझ में आई नहीं होगी, चलिए मैं बताता हूं। जैसे मैंने एक सैंपल लिए, ये सैंपल कितने थे? 2 किलो थे, ठीक है। तो इस सैंपल का परिणाम कितना है? 2 किलो। अब 2 किलो में मेरे को 2 चीज दिख रही है, एक तो 2 दिख रहा है और एक किलो दिख रहा है। तो किलो हो गया अपना क्या? मात्रक, और 2 क्या हो गया? अपना एक संख्या। यानी कि उसके परिणाम को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी, एक तो होगी संख्या और एक क्या हो गया? अपना मात्रक। तो इसे मैंने क्या लिख रखा है? परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? n × u। n हो गया संख्यात्मक मान और u हो गया मात्रक। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है 2 kg, 2 हो गया संख्यात्मक मान और kg हो गया अपना क्या? मात्रक। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी कि किसी भी चीज को नापने के लिए जिस संदर्भ मानक का आप यूज करते हो, उस संदर्भ मानक को ही उस वस्तु का मात्रक कह देते हैं। क्लियर है? ये चीज आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। और
चलिए दोस्तों, तो अपन मात्रक को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अपनी जो मूल राशियां थी, मूल राशियों की बात करो तो 7 थी अपने पास में, इन्हीं के मात्रक अपन डिसाइड करते हैं। व्युत्पन्न राशि तो इनसे बनती थी, इन्हीं के मात्रक से उनका काम चल जाएगा। तो मूल राशियों में पहली बात करता हूं किसकी, द्रव्यमान की। ठीक है, द्रव्यमान को आप काय में नापते हो, केजी में, यानी कि किलोग्राम में। तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। मात्रक क्या हो गया, इसको किलोग्राम। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है अपने पास में, समय। समय को काय में नापते हो आप, सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं अपन लंबाई। लंबाई को आप काय में नापते हो, मीटर में, तो यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। तो मीटर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसके जो सिंबल रहते हैं, ये केजी हो गया, सेकंड हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, इसको सेकंड हो गया। फिर चौथा अपने समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हुई। अब क्या ले लेते हैं अपन, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को काय में नापते हो आप, एम्पियर में। ये चीज क्लियर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर हो गया अपने लिए। चलो अब पांचवे की बात करता हूं मैं। चलिए, ये आप हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में एम्पियर को एम्पियर लिखते हैं अपन, लिस्ट बना ही चुके हैं अपन, अब खाली समझ रहे हैं। विद्युत धारा हो गया। फिर यहाँ पर अपने पास क्या आता है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता की अगर बात करें, ज्योति तीव्रता क्या होती है, एक्चुअली में जो सन से लाइट आती है आपके पास में, तो लाइट कितनी तेज है और कितनी कम है, उसको नापते हैं अपन ज्योति तीव्रता से। ठीक है, इसको काय में नापते हैं अपन, कैंडेला में, इंग्लिश में लिख देते हैं अपन कैंडेला। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो छठे की बात करें तो क्या बच रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई होगी, विद्युत धारा की, ज्योति तीव्रता की। सोचिए 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 क्या बच रहा है, एक और बच रहा है अपने के पास में, पदार्थ की मात्रा। यहाँ लिख देते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को काय में नापते हैं अपन, मोल में। ठीक है, मोल में नापते हैं अपन। चलिए, और क्या बच रहा है यहाँ पर, देखिए द्रव्यमान हो चुका, लंबाई हो चुकी, समय हो गई, विद्युत धारा, ज्योति धारा, पदार्थ की मात्रा हो गई। और क्या बच रहा है, चलिए देख लेते हैं अपन, क्या बच रहा है अपने पास में, ताप। हाँ, ताप को कैसे बोल सकते हैं, ऑलरेडी समर चल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, इधर ताप को काय में नापते हैं अपन, केल्विन में। तो यहाँ मैं लिख दूं केल्विन, ये हो गया केल्विन। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि ये जो 7 राशियां थी, इनके 7 मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, एम्पियर, कैंडेला, मोल और केल्विन। ठीक, ये तो 7 मूल राशियों के 7 मात्रक हो गए। अब कुछ राशियां ऐसी होती है जो पूरक होती है। अब कैसी होती है पूरक, वो चीज देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। इधर देखिए, अब जो मूल राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी, कुछ राशियां जो होती है पूरक राशियां भी होती है। आपने उस टाइम डिस्कस नहीं करा था। पूरक राशियां क्या होती है, 2 टाइप की पूरक राशियां होती है। ठीक है, आपके जो कोण रहते हैं ना, कोण, ठीक है, समतल कोण जो रहता है, घन कोण जो रहता है, ये आते हैं पूरक में। पूरक राशि जो रहती है 2 टाइप की रहती है। एक रहता है क्या अपना समतल कोण, ठीक है, और एक क्या रहता है अपना घन कोण। ये 2 रहते हैं। ठीक, अब समतल कोण के लिए जो अपन यूज करते हैं मात्रक, वो होता है अपना क्या, रेडियन। ठीक है, ये होता है रेडियन, और इसको अपन ये RAD से ऐसे बताते हैं अपन। ठीक है, और इसके लिए जो रहता है घन कोण के लिए, वो रहता है स्टे रेडियन। क्या रहता है, स्टे रेडियन। ठीक है, और इसको कैसे बनाते हैं, स्टे रेडियन से। ठीक है, स्टे रेडियन से बताते हैं अपन इसको। अब देखिए, समतल कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, कंफ्यूजन अगर हो तो खाली एक एग्जांपल देख लीजिए। ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, एक सर्कल है, एक गोला है। ठीक है, एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया मैंने। ये क्या है, मेरे पास में एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, तो ये जो वृत्त है, तो अगर मैं ऐसे 2 पोर्शन काटता हूं तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, इसी को क्या नाम दिया आपने, समतल को। ठीक है, और घन कोण किसको बोलते हैं, मैंने क्या किया, एक गेंद ली। ठीक है, गेंद के अंदर क्या करा मैंने, एक अच्छा सा एक गरम एक कोण बना के ऐसे अंदर घुसा के बाहर निकाल दिया, तो ऐसा कोण बन जाएगा एक, है ना। ये एक बॉल है, बॉल के अंदर कोण बना दिया। अब यहाँ पर जो थीटा बनेगा, इसी को क्या नाम दिया आपने, घन कोण। यानी कि अगर मैं बात करूं 3D की तो घन कोण आता है, 2D की बात करूं तो समतल कोण आता है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। 2D या 1D भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, 1D ही बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, 1D की बात करते हैं अपन। ठीक है, और घन कोण को आप 2D ले लो। ठीक है, 3D में आप वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको 2D के रेस्पेक्ट में ले लो, इसको 1D के रेस्पेक्ट में ले लो। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है और स्टे रेडियन क्या होता है, ये भी अपने लिए टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किससे रिलेटेड, रेडियन से रिलेटेड। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो पूरक मात्रक की बात कर रहे थे, तो इधर देखिए, समतल कोण की बात करते हैं, उसको रेडियन में नापते हैं। कुछ नहीं करा, एक सर्कल बनाया, यहाँ पर थीटा लिया, उसका कुछ त्रिज्या होगी कितनी यार, अब आपको सबको पता है थीटा इज इक्वल टू कितना, चाप बटे त्रिज्या। तो अगर मैं बात करूं जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो पूरा वृत्त है आपका, पूरे वृत्त का जो चाप होगा कितना होगा, उसकी परिधि के बराबर, तो मैंने क्या लिख दिया 2 पाई r। उसकी त्रिज्या कितनी r, तो जो कोण बन रहा होगा थीटा बराबर कितना गया 2 पाई r अपन में, r से r को अपने काट दिया, तो थीटा किसके बराबर आया, 2 पाई के बराबर आया। अब अपने को पता है कि पूरा जो वृत्त है
अगर इसको पूरे वृत्त का थीटा लेता हूं तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री किसके बराबर है 2 पाई। अब ये जो 2 पाई है ना ये काय में रेडियन में, यानी कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने 180 डिग्री निकाला तो किसके बराबर हो जाएगा पाई रेडियन के बराबर। अब इस पाई को मैं अपन में ला देता हूं तो यहाँ कितना बचेगा खाली रेडियन। तो रेडियन बराबर किसके हो गया 180 डिग्री अपॉन में पाई, यानी कि 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई के। अब ऐसे ही उधर देखो तो घनकोण दिख रहा होगा आपको। घनकोण की बात करूं तो एक गोला लिया मैंने, उसके अंदर से कोण फंसा के निकाल दिया, अंदर एक कुछ एंगल बन रहा होगा, वो एंगल को अपने सेरिया नाम दे दिया। ठीक है, अभी जो सेरिया है इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 4 त्रिज्या था ना, ऐसी सेरिया बराबर क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उस पूरे स्फीयर का, यानी कि पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी आर दे रखी है तो आर स्क्वायर लिख देंगे अपन। तो यहाँ से जो सेरिया बराबर किसके आया 4 पाई स्टेरेडियन के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि समतल कोण के लिए अपन रेडियन का यूज करते हैं और घन कोण के लिए स्टेरेडियन का यूज करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई है। और इसका जो मात्रक है वो रेडियन है, उसका मात्रक क्या स्टेरेडियन है, और 7 मात्रक हमने पढ़ी लिए। अब आगे डिस्कशन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन मात्रक के बारे में बात कर चुके हैं, पूरक मात्रक के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब एक्चुअली मात्रक के बारे में डिस्कशन तो कर लिया, अब मात्रक की क्या कुछ पद्धतियां भी होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आप कुछ सामान खरीद के लाए, ठीक है, तो उसके साथ में एक गाइडलाइन बुक रहती है कि आपको ऐसे ऐसे ही इसको यूज करना है, गलत तरीके से यूज करोगे तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मात्रक थी इनकी पद्धतियां थी। पद्धतियां यानी कि मात्रक को आप इस तरीके से ही यूज कर सकते हो, दूसरे तरीके से यूज करने जाओगे तो वो मात्रक का अनर्थ बन जाएगा, यानी कि अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों था कि बहुत सारे देश थे, जैसे अपन इंडिया एशिया में आते, ऐसे साउथ अफ्रीका होगा, ऐसे अलग अलग देश थे। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मात्रक की खोज हुई होगी, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे होंगे, तो सबने करा, तो सबने क्या करा अपने अपने मात्रक डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब पूरी कंट्री जब आपस में उनका सम्मेलन होने लगे तब दिक्कत आने लगी, तब उन्होंने क्या करा ऐसी पद्धतियां बना ली ताकि सब उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। ये चीज क्लियर है। जैसे अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में आप किसी चीज को काय में नापते हो, किलोग्राम में नापते हो। जैसे अमेरिका में चले जाओ तो वहां काय में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, तो फर्क पड़ गया ना। तो उन्होंने क्या करा ऐसी कुछ पद्धतियां बना दी कि इनके साथ इन्हीं चीजों को लेना है। जैसे कि इंडिया में किलोग्राम नापते, किलोग्राम में लेते हो, मीटर में लेते हो, समय को सेकंड में लेते हो। ठीक है, तो ये इंडिया के स्टैंडर्ड हो गए। अमेरिका की बात करूं तो वहां पे वजन को पाउंड में नापते हैं। ठीक है, और किसी चीज की लंबाई नापनी तो वो फुट में नापते हैं। ठीक है, समय को तो सेकंड में ही नापते हैं वो भी। ठीक है, तो ये जो थी कुछ पद्धतियां थी कि चलो आप उन चीजों का यूज कर रहे हो तो उनकी एक पद्धति बना देते, हम इस चीज का यूज कर रहे हैं तो हमारी ये वाली पद्धति बना देते। तो मात्रकों की कुछ पद्धतियां होती है, आइए देखिए बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मात्रकों की पद्धति में आता है पहला सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, सी का क्या मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का क्या मतलब होता है ग्राम, ठीक है, और एस का क्या मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये होती है सीजीएस पद्धति, यानी कि ऐसी पद्धति जिसके अंदर लंबाई को लिया जाए सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को लिया जाए ग्राम में, और समय को लिया जाए सेकेंड में। ठीक है, अब ये वाली जो अगर पद्धति रहती है, अगर आप इस चीज का यूज कर रहे हो, लंबाई को सेंटीमीटर में ले रहे हो, द्रव्यमान को ग्राम में ले रहे हो, समय को सेकेंड में ले रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो काय में आएगा सीजीएस पद्धति में आएगा। ऐसी होती कौन सी एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति में जो इसका फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब क्या होता है आपका, जल्दी से बताइए, चलिए एम का जल्दी से बताइए। केजी का क्या होता है किलोग्राम। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं अपन किलोग्राम। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है वही सेकेंड। ठीक है, एम का पता चला, एम का मतलब होता है कुछ नहीं मीटर। ठीक है, यानी कि आप लीजिए लंबाई को काय में मीटर में, ठीक है, वजन को द्रव्यमान को लीजिए आप काय में किलोग्राम में, और समय को लीजिए आप काय में सेकंड में। अगर आप इन तीनों मानकों का यूज करते हो तो आपकी पद्धति कौन सी कहलाएगी एमकेएस पद्धति, है ना। ऐसे सेम ऐसे पद्धति में भी यही मात्रक यूज होते हैं। फिर आता है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति में क्या होता है, जो आपकी लंबाई रहती है, आप लंबाई को मेजर करते हो काय में फुट में। ठीक है, काय में मेजर करते हो फुट में, FOOT में। ठीक है, और आपका जो द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान को आप काय में यूज कर सकते हो पाउंड में, काय में यूज कर सकते हो पाउंड में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यानी कि क्या आपका समय, समय को काय में लोगे सेकेंड में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यानी कि एफपीएस पद्धति में क्या आता है, लंबाई को आप फुट में नापोगे, द्रव्यमान को पाउंड में और सेकंड को समय में। यानी कि एफपीएस पद्धति की अगर मैं बात करूं तो अगर आप फुट में ले रहे हो तो आपको पाउंड में लेना कंपलसरी है। अगर लंबाई को आप फुट में ले रहे हो तो आप
द्रव्यमान को किलोग्राम में नहीं ले सकते, फिर अब वो क्या हो जाएगा, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि सबके लिए सिस्टम बना रखे। सीजीएस पद्धति अपने आप में एक है, एक अपने आप में एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति, और एसी के अपने पास में एफपीएस पद्धति। तो आई होप आपको ये पद्धति समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। चलिए दोस्तों, तो ये अपना टॉपिक अपना डिस्कस कर चुके। अब अपने पास एक नई टर्म निकल के आती है, विमाए। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, क्या विमाए। अब विमाए क्या होती है? ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट दे रखा है, नाम दे दिया बस उस चीज को। ठीक है, किसी के ऊपर आप घात लगाते हो ना, जैसे अगर हम बात करो 2 की घात 3, इसका मतलब क्या, 2 की घात 3 यानी कि 2 3 बार है। ठीक है, उसको गुणा करके तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 आंसर आ जाता है। तो जो घात रहती है ना, इस घात को ही विमाए नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब विमाए किसकी घात को विमाए बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अपने पास मूल राशियां थी और क्या थी, व्युत्पन्न राशियां थी। तो व्युत्पन्न राशियां कैसे मिलकर बनी होती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब व्युत्पन्न राशियों को अच्छी तरीके से दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, मूल राशियों के ऊपर घाते लगा देते हैं। क्योंकि व्युत्पन्न राशियां जो रहती है क्या होती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती। समय को 2 बार ले लिया, किलोग्राम को 3 बार ले लिया, यानी कि किलोग्राम 3 बार है, समय 2 बार है। ये चीज क्लियर है? तो किलोग्राम के ऊपर घात 3 लगा दी, समय के ऊपर घात 2 लगा दी अपनों ने। तो जो घाते रहती है, इन्हीं को क्या बोला अपनों ने, विमाए बोला है। ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के ऊपर उचित घात लगा के अगर दर्शाया जाता है तो उन घातों को ही क्या बोलते हैं, अपन विमाए बोलते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, विमाए की अगर मैं बात करूं तो मूल राशियों के ऊपर लगी घातों को विमाए कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी? चलिए, अगर उदाहरण लेता हूं मैं, किसका उदाहरण लेते हैं अपन, वेग का नहीं, त्वरण का ले लेते हैं। किसका लेते हैं? त्वरण का। त्वरण क्या होता है अपना, वेग बटे समय। ठीक है, और वेग क्या होता है अपना, लंबाई बटे में समय, और एक और समय ये था इससे, तो यहां पर समय आ गया। ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, अब लंबाई की बात करूं तो लंबाई का मतलब क्या होता है, एल। ठीक है, और समय का मतलब क्या होता है, टी। टी 2 बार, तो टी को 2 बार लिख दो। ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये टी 2 बार है तो क्या मैं टी की घात 2 लिख सकता हूं? ये चीज क्लियर हो गया? चलिए, अगर मैं इसको लिखता हूं, एल इधर लेता हूं, टी को ऊपर ले जाता हूं, यानी टी की पावर कितना हो गया, -2, और एल की घात कितनी, एल। तो ये जो घातें दिख रही है, एल की घात कितनी 1 है और टी की घात कितनी -2, तो ये क्या हो गई, वेग की विमाए हो गई। ये क्या है, वेग की विमाए है। यानी कि ये जो घात है, जो घात है 1 और -2, ये क्या है, वेग की विमाए है। ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए, ये एल टी लिखा है। ठीक है, ये सिंबल है इसके, और उसकी जो घाते हैं, इसी को क्या नाम दे दिया, विमाए दे दिया। अब इसके बाद आता है अपने पास में क्या, विमीय सूत्र। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी देर में। विमीय सूत्र क्या होता है कि जो मूल राशियां रहती है, ठीक है, मूल राशियां जो रहती है उनको मर्ज करके अपन क्या बनाते हैं, व्युत्पन्न राशियां बनाते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों का संबंध स्थापित करना है, किससे, मूल राशियों से, क्योंकि बनी उसी से। तो किस टाइप का संबंध है, वो संबंध कौन बताता है, एक सूत्र बताता है, और उसी को क्या नाम दे दिया आपने, विमीय सूत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन विमीय सूत्र। संबंध बताता है ना, एक सूत्र है वो संबंध बताता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन, किसका लेते हैं, बल का लेते हैं। ठीक है, बल का एग्जांपल की बात करो तो बल क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये चीज क्लियर है आपकी बात? चलिए, अब विमीय सूत्र जो रहता है, अगर बल की बात करूं तो इसको F से आप दर्शाते हो, द्रव्यमान को आप m से दर्शाते हो। त्वरण की अगर मैं बात करूं तो त्वरण क्या होता है आपका, वेग बटे समय, यही होता है। ठीक, और वेग को भी क्या लिख सकते हैं अपन, लंबाई बटे समय, लंबाई, और यहां पर बटे में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब a इसको F से लिख दिया, इसको m से लिख दिया अपनों ने, लंबाई को कैसे लिख दिया अपन, L से, और t को यहाँ t से, और यहाँ पर t से लिख देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए, इसको t की घात 2 कर देते हैं अपन। अब ये चीज आपको क्लियर होगी? ठीक है, तो F के लिए अगर विमीय सूत्र की बात करूं तो विमीय सूत्र के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसको जो लिखते हैं अपन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये पहली कंडीशन। ठीक है, अब जो बल का जो फॉर्मूला था, बल का जो सूत्र था, उसके अंदर क्या था, द्रव्यमान था, त्वरण था, और क्या, समय था। ठीक है, अब इनके जो ये थे, मैंने क्या लिख दिया, सिंबल लिख दिए। सिंबल बोले तो इनको जिस निशान से दर्शाते अपन, वो निशान लिख दिया मैंने कि m से, l से और t से। तो सबसे पहले इन निशानों को यहाँ इस ब्रैकेट में लिख देते, m, l और t।
टोटल कितनी मूल राशि थी? 7 थी। तो टोटल जो अपने सिंबल रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 7 सिंबल रहेंगे, यानी कि सातों सिंबल को ऐसे ब्रैकेट में यूज कर सकते। मगर अपन उन्हीं को लिखते जिन जो फॉर्मूले में होते हैं। फॉर्मूले में m था, l था, t था, मैंने तीनों लिख दिए। ठीक है, अब देखिए n की घात कितनी थी, हमने 1 लगा दी। l की घात कितनी थी? यहाँ पर l की घात थी 1, तो मैंने यहाँ 1 लगा दी। अब t ऊपर जाता तो माइनस का 2। तो ये जो निकल के आया है ये है फॉर्मूला, यानी कि यही क्या है? विमीय सूत्र है। किसके लिए? बल के लिए। ठीक है, बल के लिए क्या है? ये विमीय सूत्र है। अब ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरे 11 से बात करो, पूरे फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, यानी कि mlt-2 ये f के लिए विमीय सूत्र है। इसकी विमाएं बोलूं, बल की विमाएं कितनी हो जाएगी? तो आप क्या बोलोगे? 1 1 और -2, यानी कि बल की जो विमाएं हो जाएगी, जो विमाएं है, विमाएं क्या हो जाएगी? घातों को विमाएं बोल रहे हैं, ये mlt विमाएं नहीं है। विमाएं क्या है? 1 1 और -2। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। विमाएं क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होते हैं? विमाएं काय के लिए? उचित घातों में अपन जो मूल राशि को बताते हैं वो होती है आपकी विमाएं। विमीय सूत्र क्या होते हैं? विमीय सूत्र ये बताते हैं कि मूल राशियों से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बल है वो मूल राशि जो द्रव्यमान है उससे, उसकी घात 1 से संबंधित है, लंबाई की घात 1 से संबंधित है, और समय की घात अगर लीनियर वे में बात करें, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की समानुपाती की बात करें, तो -2 घात से संबंधित है। तो विमीय सूत्र क्या बताता है? संबंध बताता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपने बात कर ली थी किसकी? विमीय सूत्र की। ठीक है, तो विमीय सूत्र जो रहता है अपना, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग की बात अगर अपन करना चाहे तो कोई चीज जैसे अपन लाए तो उसका कुछ प्रयोग भी होना चाहिए। तो विमीय सूत्र के जो अनुप्रयोग है उसके अंदर पहला क्या आता है? किसी समीकरण की शुद्धता जांच करने के लिए, है ना। इसका एग्जांपल देता हूं, किसी ने कोई समीकरण दे दी, जैसे कि अपना जो आइंस्टीन था, उन्होंने एक समीकरण दी थी क्या? E = mc²। अब उन्होंने दे दी तो क्या अपन सही सब मान लेंगे क्या? ठीक है, तो ऐसी थोड़ी मानी अपनों ने, तो उसकी शुद्धता जांच करेगी, हाँ सही है या नहीं है। तो अपनों ने ऐसा जांच करने के लिए विमीय सूत्र का यूज होता है। सेकंड देखिए, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध बताने के लिए। इसका मतलब होता है कि कोई भौतिक राशि अगर उसका फॉर्मूला आपको बनाना है, उसका सूत्र बनाना है, तो उसमें किस टाइप का संबंध है वो बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। फिर तीसरा दे रखा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए भी इसका यूज होता है। कैसे? जैसे सीजीएस में तो उसको एमकेएस में करना है, पद्धति अभी पर पढ़ी थी अपनों ने, तो उसको भी अपन विमीय सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं अपना क्या? समीकरणों की शुद्धता जांच करने में। तो इधर देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, समीकरणों की शुद्धता जांच करने में। अभी अपने एग्जांपल लिया आइंस्टीन के फॉर्मूले का, तो E = mc², ये फॉर्मूला उसने डिराइव करा था। इस फॉर्मूले ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। ठीक है, और अभी तक इसका बहुत अच्छा यूज हो रहा है। तो अपन देखते हैं सही भी है या नहीं है, इसकी विश्लेषण करते हैं अपन। विश्लेषण करने में जो E होता है एनर्जी, एनर्जी कैसे आती है? काम करने से, यानी कि वर्क। वर्क क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र अभी अपनों ने निकाला था, कितना निकल के आया था? mlt-2, और विस्थापन यानी कि लंबाई, यानी कि l⁻⁴। ये चीज समझ में आई, ये लिख दिया। अब m जो था इस फॉर्मूले में क्या था? द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान के लिए m का सिंबल लगा दिया अपनों ने। जो c² था ये क्या था? प्रकाश का वेग। वेग का अभी अपने देखा था क्या आया था विमीय सूत्र? l⁻⁻⁴। ये तो वेग का क्या होगा? विमीय सूत्र, और c की घात 2 है, तो इस विमीय सूत्र की घात भी क्या लगानी पड़ेगी? 2 लगानी पड़ेगी। फिर मैंने इसको आगे बैलेंस करा, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था। m तो 1 था, l 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, तो l2 हो गया, t⁻⁻2 था। अब यहाँ पर क्या था? ये पावर अगर मैं इधर लाता हूं तो l⁻2 हो जाएगा, t⁻2 हो जाएगा। फिर इसको मर्ज करके मैं विमीय सूत्र में लिखता हूं तो क्या आएगा? m⁻1 l⁻2 t⁻2, यानी कि LHS बराबर RHS हो चुका है। यानी कि ये जो इसने फॉर्मूला दिया था कि E किसके बराबर है? mc² के, यानी कि ये पूरी तरीके से सही है। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी आपने जो देखी वो समीकरण की शुद्धता जांच करी। अब शुद्धता जांच करने में E = mc² था, तो E जो था उसका कुछ विमीय सूत्र है, उसका कुछ मात्रक होगा, और m और c को मर्ज करने से वो बन गया, यानी कि एनर्जी बन गई। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक चिंता करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया? द्रव्यमान का गुणा अगर मैं स्पीड में कर दूं तो वो बन जाता है। तो यहाँ जो खेल होता है किसका होता है? मात्रक का खेल होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के ऊपर बेस्ड है एक शुद्धता जांच करने से हमको एक नया कॉन्सेप्ट मिला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? समांगतता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है अपने पास में, एक और हेडिंग आप डाल लीजिएगा, समांगतता का सिद्धांत। समांगतता का सिद्धांत कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मैं आप अच्छे से एग्जांपल के थ्रू अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, समांगतता के सिद्धांत का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले मेरे पास A है, मैंने यहाँ पर B लिख रखा है, बराबर कर रखा है C + D के। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं जो ए है मेरा, ये काय में है, किलोग्राम में है, ठीक है। अगर ए का जोड़ हो रहा है बी के साथ में, तो बी को भी काय में होना पड़ेगा, किलोग्राम में। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, ये दोनों किलोग्राम मिला के तीसरी क्वांटिटी भी देंगे, वो काय में देंगे, किलोग्राम में देंगे। ये चीज समझ में आ गई। देखिए अब ये देखिए, ए और बी मिलके किलोग्राम में, तो ये वाला जो किलोग्राम है ये किसके बराबर हो सकता है, किलोग्राम के बराबर हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो मूल राशि रहती है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि किलोग्राम खाली किलोग्राम वाले के बराबर हो सकता है। यदि ए किलोग्राम में है, बी किलोग्राम में, और ये दोनों मिलके किसके बराबर है, सी प्लस डी के, तो सी को भी क्या में होना पड़ेगा, किलोग्राम में। अगर सी डी के अंदर जुड़ रहा है तो डी को भी क्या होना पड़ेगा, किलोग्राम में होना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई। और ये दोनों मिलके क्या देंगे, मेरे को 1 किलोग्राम देंगे। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके मात्रक समान हो। ये चीज समझ में आई। जिन राशियों के मात्रक समान होंगे उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये समागतता का सिद्धांत कहता है अपना। ये चीज क्लियर होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, 4 किलो गेहूं लीजिए, 3 किलो गेहूं लीजिए, ठीक है। 4 और 3 टोटल गेहूं को मिक्स कर दीजिए, कितने गेहूं हो गए, 7 किलो आपके पास में गेहूं हो गए, ठीक है। तो आप 4 किलो गेहूं में 3 किलो गेहूं को जोड़ पाए, क्यों, क्योंकि इसको भी, ये भी केजी में था और ये भी काय में था, केजी में था। इन दोनों को मर्ज करा, यानी कि 2 समान राशियों को जोड़ के आप तीसरी समान राशि निकाल सकते हैं। यही समागतता का सिद्धांत कहता है। अब समागतता का सिद्धांत सही है गलत, इसकी बात कैसे करें। 3 किलो गेहूं लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 3 किलो गेहूं ऐसे डालिए, 1 लीटर पानी डालिए, तो क्या 4 किलो गेहूं हो गया, नहीं। क्या 4 लीटर पानी हो गया, नहीं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ समागत, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि समागतता का जो सिद्धांत है यहाँ पर अपना प्रूव होता है, यानी कि यहाँ पर सही होता है। क्या कि उन्हीं राशियों को जोड़ाया घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो या फिर जिनके मात्रक समान हो। मात्रक समान होंगे तो ऑब्वियसली बात है विमाएं भी समान हो ही जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ समागतता का सिद्धांत समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ समागतता का सिद्धांत ये होता है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अपना क्या रहेगा, अभी अपने अनुप्रयोग में पहला क्या देखा, अपने पहला देखा था क्या, बौद्धिक समीकरण की शुद्धता जांच कर ली अपने। शुद्धता से मालूम पड़ा कि समागतता का सिद्धांत क्या होता है, ये पता करे तो समागतता का सिद्धांत समझ में आ गया अपने को। ये चीज क्लियर है। चलिए समागतता के सिद्धांत के कुछ एग्जांपल अपन, चलो ये चीज आपको समझ में आती है तो एग्जांपल नहीं लेते। अगला जो टॉपिक आता है क्या आता है, विभिन्न भौतिक राशियों का संबंध स्थापित कैसे करते हैं अपन विमीय सूत्र के प्रयोग से, ठीक है। तो वो चीज अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग क्या थी अपनी, हेडिंग डाल लेते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी कि दूसरी हेडिंग क्या रहेगी अपनी, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं अपन एक्चुअल में होता क्या। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन पेंडुलम का, ठीक है। अब इसको सरल लोलक बोलते हैं, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक सरल लोलक बना देते हैं अपन। यहाँ पर ये सब गोला है, मैंने क्या करा, इसको ऐसे धक्का दिया तो ऐसे ऐसे हिलने लगा होगा, ये दोनों दिशाओं में, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा होगा ये, ठीक है। और ये इस टाइप से आपने घड़ी के नीचे देखा होगा, ऐसे हिलता रहता है। ये चीज क्लियर है। तो अपने को क्या देखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो इसको कुछ समय लगेगा। ये चीज क्लियर है, यानी कि इसका आवर्तकाल रहेगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो धागा है इसका एल लंबाई का धागा है। ये जो होगा इसका कुछ वजन होगा, तो नीचे की तरफ ये वेट लगा रहा होगा, क्या mg लगा रहा होगा। ये चीज क्लियर है। तो इसका जो समय अंतराल है, यानी कि यहां से जाके यहां तक आता है, तो इसका जो समय अंतराल है, क्या वो इसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्या वो इसकी mg पे निर्भर कर रहा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो अपने एक प्रयोग करा, क्या करा, इस लंबाई ली एक पर्टिकुलर 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर एक 3 किलो का गोला बांधा, इसको ऐसे हिलाया तो इसका कुछ समय निकल गया, उसको मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने क्या करा, इस 3 किलो का वही रहने दिया, लंबाई को थोड़ा बढ़ा दिया। फिर ऐसे मैंने करा तो मैंने देखा समय तो परिवर्तित हो गया इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, लंबाई को वापस से वही रखा, इसका वजन बढ़ा दिया। फिर ऐसे करा तो मतलब समय फिर बदल गया। यानी कि इसकी लंबाई के ऊपर, इसके वजन के ऊपर इसका जो आवर्तकाल है वो निर्भर कर रहा है। वो किस प्रकार निर्भर कर रहा है ये कौन बताएगा अपने को, ये विमीय सूत्र के अनुप्रयोग बताएंगे। क्या लिखा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में। तो जो उसका वजन था वो क्या था, द्रव्यमान था, यानी कि द्रव्यमान भौतिक राशि होगी। समय भी एक अपने आप में भौतिक राशि है और उसकी लंबाई भी भौतिक राशि है। तो 3 भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करके एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस टाइप से संबंधित है, किससे, उसकी लंबाई से और उसके वजन से, ठीक है। चलिए इधर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इधर देखिए, अब अपने को एक चीज पता चल गई कि इसका जो समय है उससे हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये तो हो गया समय, और इसका जो द्रव्यमान है उससे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं अपन, और एक और क्या, इसकी लंबाई है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। इनके बीच में अपने को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। चलिए
संबंध स्थापित अगर मैं करना चाहे अपन यहाँ पे, तो अपन क्या ले सकते हैं, इधर देखिएगा, ये चीज अपने पास में हो गई है। अब सबसे पहले क्या करना है, अपने को समय से रिलेटेड संबंध निकालना है। तो अभी अपने को क्या पता है कि ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो अपने को पता नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समय जो है वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, इसके mg के ऊपर, मतलब मास के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और समय जो निर्भर mg लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि mg के ऊपर निर्भर कर रहा था ना मास ग्रेविटी दोनों, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये लंबाई के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, इसको कैपिटल ले लेते हैं। ये चीज क्लियर होगी, यानी कि इस टाइप का अपने संबंध स्थापित कर दिया। अब मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, समानुपाती लिखा है, ठीक है। अब ये समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करना चाहेंगे, समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, ये अपने को देखना है। तो ये अपने को देखना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसकी अगर मैं पावर लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, टी जो है, टी समानुपाती है किसी ए के, है ना, ये अपन रेंडम एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, ठीक है। अब इसके समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती, इसको पता करना, तो अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक पावर लगा दी x, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि जो x है इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई, तो क्या लिख सकता हूं मैं, t समानुपाती हो गया a के, ठीक है। अगर x की पावर आ जाती है मेरे पास -1, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, a की पावर -1, तो a की पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/a, यानी कि t क्या हो गया आपका, व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, 1/a के। यानी कि अपन क्या कर देंगे, इसके ऊपर पावर अगर लगा देते हैं तो वो अपने को बता देगा कि समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। पावर कैसे निकलती है, ये आगे सोल्व करेंगे। तो आप इतना नोट कीजिए, मैं इस बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, फिर एक प्रॉपर वे में अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बोर्ड क्लीन कर दिया आपने, चलिए देखिए, अपने को पता था क्या, T निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, लंबाई के ऊपर। कैसे निर्भर कर रहा है नहीं पता, तो इसकी पावर मैंने लिख दी कितनी, a, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं t समानुपाती था किसके, अपन इसको x और z में लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा। यहाँ पर x ले लेते हैं, ये किसके था, mg के, तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन m और g ले सकते हैं, ठीक है। निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा वो सब बता देगा अपने को, है ना। चलिए यहाँ पर m लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर y ले लेते हैं अपन, यहाँ पर z ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। आगे बात करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए अगर x की पावर 1 आ गई तो समानुपाती है, माइनस का 1 आ गया तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर 0 आ गया यानी कि निर्भर ही नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई है कि मैंने इस टाइप से इस चीज को लिख दिया है, ठीक। इसको अपन बोर्ड के इधर की साइड में ले लेते हैं ताकि अपना पोर्शन जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। t इज l की पावर x, t इज m की पावर y, और g की पावर क्या ले लेते हैं अपन, z ले लेते हैं, ठीक है। mg पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि mg पे निर्भर करता था। तो क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, n की पावर y और g की पावर z, ठीक है। चलिए अब ये जो समानुपाती का चिन्ह अगर हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है क्या, k, ठीक है, एक k कांस्टेंट लगता है, ठीक है। इस k कांस्टेंट का कोई अभी मतलब नहीं है, यहाँ पर आगे मतलब निकल के आएगा, अथवा हम डिस्कस करेंगे। तो एक k कांस्टेंट लगता है, इसको अपन अभी रहने देते हैं, डायरेक्ट समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखते हैं अपन जो समय है, अब इसकी क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे, किसका, समय का विमीय सूत्र की अगर बात करूं, समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, समय में मास रहता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, m की घात 0। समय में लंबाई का काम है क्या, नहीं है, तो l की घात भी कितनी हो जाएगी 0, और समय में t का काम तो है, यानी कि t की पावर कितनी हो जाएगी 1। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब अपने को क्या करना है, ये जो लंबाई है, लंबाई का भी विमीय सूत्र क्या होता है, l, यानी कि l की पावर 1। अब देखिए l की घात x है तो यहाँ x लगा सकता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, m का क्या मतलब होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की घात 1, और इसका क्या है y, तो पर y लगा देते हैं। अब g क्या होता है, त्वरण, त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं अपन। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो फॉर्मूला होता है अपन पहले ही निकाल चुके हैं, क्या होता है, l की पावर 1, t की पावर -2, और इसकी पावर क्या लगा दूंगा मैं, z। ये चीज समझ में आ गई। चलिए ये चीज आपको क्लियर होगी। क्या करा मैंने, पहले संबंध देखा, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो x की पावर अपने को बता देगी, इससे संबंध स्थापित करा, फिर इनके विमीय सूत्रों को लिखा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में तुलना करने पर क्या करूंगा मैं, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे अपन, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में अपन तुलना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या m है, यहाँ पर m दिख रहा है, यहाँ पर चलिए नहीं है, तो यहाँ m की घात कितनी 0 है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 बराबर ये कितना है, m की पावर 1 और y, यानी कि y हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना है कि अपने पास में 0, y बराबर 0 आ गया, यानी कि m के ऊपर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या l की पावर कितनी 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ,
ठीक है। अब इधर देखिए एल है, एल की पावर कितनी है x है, तो यहाँ में लिखते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर कितनी है z है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एल की पावर x और यहाँ पर कितनी है z है, तो अपन पावर नहीं लेते डायरेक्ट यहाँ ले लेते। चलिए इसको एक अच्छे से वे में तो बताता हूँ। यहाँ क्या था एल की पावर 0 था, इस पक्ष में क्या था एल की पावर x था प्लस एल की पावर क्या था और यहाँ पर z था, इनको तुलना करें तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू x प्लस z लिखा हुआ गया। ये चीज समझ में, तुलना कर रहे हैं अपन, ठीक है, किसकी घातों की तुलना कर रहे हैं। घातों की तुलना करने में क्या हुआ, इसकी 0 से तुलना करें तो y के बराबर आ गया क्योंकि एक ही m था, और l से तुलना करें तो 0 था इधर की पक्ष में और इधर के पक्ष में क्या था x था और साथ ही साथ में z था, तो इन दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया x प्लस z। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब क्या बच रहा है अपने पास में, t बच रहा है, तो t की घात कितनी, इस पक्ष में y और इस पक्ष में t की घात कितनी है, ये माइनस का 2 ऊपर z है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2z लिख सकते हैं इसको। ये चीज क्लियर होगी। तो अब मैं इसको तुलना करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2z, यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूँ तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए z की वैल्यू अब निकल चुकी है, अपने पास एक और फॉर्मूला दे रखा है क्या, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू x प्लस z, z की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 1/2। ये चीज समझ में आ गई। चलो वह अपने को पता है कितना 0, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो अपनी समीकरण थी कौन सी वाली, ये वाली, इस समीकरण को मैंने 1 नाम दे दिया। ये जो वैल्यूज निकली समीकरण 1 में आप रखो, समीकरण 1 में रखी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर t प्रोपोर्शनल होगा किसकी, l की पावर x है, यानी कि l की पावर x की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं अपन। y की पावर कितनी है 0, तो y की पावर 0 लिख देते हैं। z की पावर कितनी है माइनस का 1/2, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए जी आएगा यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब जो इसको अगर मैं अच्छे वे में लिखना चाहूं तो m की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इसको हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके l की पावर 1/2 के, और g की पावर माइनस का 1/2 है तो g की पावर नीचे ले देता हूं 1/2। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज क्लियर है। चलिए तो ये 1/2, ये जो 1/2 इसको क्या मैं हटा सकता हूं, जी बिल्कुल हटा सकते हैं। अब हटाया तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, इस सरल लोडो का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट का l बाई जी। अब 2 पाई कहां से आया, तो अभी मैंने क्या बोला था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है कोई k, उस k की वैल्यू प्रैक्टिकली तौर पर पता करी गई और वो कितनी निकल के आई 2 पाई के बराबर निकल के आई गई। तो आपने संबंध स्थापित कर दिया समय और लेंथ और उसकी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, अगर आप ग्रेविटी को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आई, यानी कोई चीज जितने भारी रहती है वो उतनी जल्दी नीचे आएगी। तो ये इस टाइप से अपने संबंध स्थापित करा विमीय सूत्र की सहायता से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अपना जो तीसरा अनुप्रयोग था वो क्या था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में व्यक्त करना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई बल है, तो बल को अपन काय में नापते, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक। अगर मुझे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना है दूसरे मात्रक में, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड काय का मात्रक हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। अब मेरे को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे सेंटीमीटर में, सेकंड को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो सेकंड में रहेगा। ये चीज क्लियर है। तो किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं अपन विमीय सूत्र की सहायता से, ठीक है। चलिए देखिए, पहली पद्धति में जो भौतिक राशि थी Q थी, उसको रिप्रेजेंट करा अपन कोई संख्यात्मक मान, उसका मात्रक को मैंने विमीय सूत्र के फॉर्म में लिख दिया। तो m1 l1 t1 a b c हो सकता है ये ऐसा ही पद्धति में हो, इसलिए m1 l1 और t1 लिख रखा होगा अभी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरी पद्धति में भौतिक राशि तो वही रहेगी, इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो सकता है तो n2 हो जाएगा। अब जो ऊपर हो सकता है किलोग्राम में हो तो नीचे हो सकता है ग्राम में होगा, इसलिए यहाँ पर m2 l2 और t2 लिख दिया। अगर किलोग्राम एक बार है तो ग्राम भी एक ही बार होगा ना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि घातें सेम रहेगी। ये चीज क्लियर होगी। अब ये Q और ये Q बराबर थे तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, चलिए ठीक है। मुझे क्या था, n1 पता था, ये पता था, ये पता था, मुझे n2 निकालना था कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो n2 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको बैलेंस करा और इस टाइप की कुछ समीकरण बन के आ गई है। तो अपन इसकी सहायता से किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो चीज परिवर्तित होता है। अपन एग्जाम्पल जो लेंगे ग्रेविटी का लेंगे। ग्रेविटी क्या होती है आपकी, G इज इक्वल टू 9.8 होता है और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे काय में, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एग्जांपल लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो एग्जांपल लिया है अपने, ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ पर जो इसकी पद्धति कौन सी, मीटर और सेकंड वाली पद्धति है। अपने को किस पद्धति में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर को किलोमीटर वाली पद्धति में और सेकंड को मिनट में, यानी कि किलोमीटर और मिनट वाली पद्धति में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जी का विमेय सूत्र सभी को पता है, त्वरण होता है, तो ये क्या हो जाएगा m0 L1 t की पावर -2, m की घात 0 यानी कि a बराबर 0, l की पावर 1 है तो b बराबर 1, t की पावर -2 तो c बराबर -2, ठीक है। अब अपने को क्या चेक करना है कि g इज इक्वल टू 9.8 है किसके अंदर, मीटर और सेकंड पद्धति में। अगर मैं मीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहाँ पर 9.8 की जगह ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो अपने को निकालना है, यानी कौन सा संख्यात्मक मान आएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 बाय l2 पावर b और t1 बाय t2 की पावर c। ये कैसे आया भी अपन निकाल चुके। चलिए अपन वैल्यू पुट करते हैं। n2 अपने को निकालना है, n1 अपने को दे रखा है कितना 9.8 यानी कि 9.8, ठीक है। तो m1 कौन सा होगा, जो पहली पद्धति थी, पहली पद्धति थी क्या, मीटर थी, ठीक है। तो मीटर पद्धति है, यानी कि कौन सी पद्धति दिख रही है आपको, MKS पद्धति दिख रही है, यानी कि कुछ किलोग्राम में होगा। ये चीज क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं m की, तो m काय में है मेरा, किलोग्राम में, तो यहाँ पर मैं किलोग्राम लिख देता हूँ अभी, ठीक है। और दूसरी पद्धति में ऐसे किलोग्राम कुछ दे नहीं रखा, तो m1 को अभी m1 नहीं रहने देते, m2 को m2 नहीं रहने देते, और इसकी पावर कितनी दे रखी, 0 दे रखी, तो अपन 0 लगा देते। अब यहाँ क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और ये कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए 0 रहने देते हैं। चलिए लंबाई की बात करें तो ये काय में दे रखी, मीटर में दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर, यानी कि 1 मीटर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मीटर ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, मीटर। ये चीज क्लियर होगी। अपन अपने को काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तो नीचे क्या लिख देते हैं अपन, किलोमीटर। ये चीज समझ में आ गई। इसकी घात कितनी दे रखी, b की पावर 1, तो ऊपर 1 लिख देते। समय की बात करें तो समय पहले काय में था अपना, सेकंड में, तो ऊपर क्या लिख दूं मैं, सेकंड, ठीक है। नीचे काय में कन्वर्ट करना है इसको, मिनट में, तो नीचे क्या लिख देते अपन, मिनट लिख देते। और इसकी घात कितनी है, -2। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यहाँ अपन बात करते हैं, इस समय अपन इधर आ गए। n2 निकालना है, ये कितना हो जाएगा 9.8, क्लियर है। चलिए ये तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं अपन अभी, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा, मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दो। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1000 मीटर, ठीक है। बात तो वही होगी ना, किलोमीटर लिखो 1000 मीटर लिखो। अब सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ऊपर क्या चल रहा है अपना, सेकंड चल रहा है, ऐसे लिखते हुए अपन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सोचो जल्दी से, 60 सेकंड होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी पावर कितनी, -कट, और इसकी पावर 1 थी। अब देखिए ये m है और ऊपर वाले m, तो m से m कट गया, ये s था, इस s से s कट गया, तो यहाँ क्या बचा, n2 इज इक्वल टू मेरे पास है बचा 9.8 1/1000 इंटू, यहाँ क्या बचा 1, देखिए इसकी पावर 1 थी, 1/60 की पावर कितनी बची, -2। ये चीज क्लियर होगी। अच्छा क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, ले जा सकते हैं ना ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं हटा के ऐसे लिखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा, इस 60 की पावर कितनी, -2 थी, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, ये 60 और इंटू 60। ये चीज समझ में आ गई आपको कैसे करा मैंने। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो n2 इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 थी। एक 0 से एक 0 काट देते, इस 0 से वाला 0 काट देते, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.5 समथिंग, ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा 3, इसका आएगा 35.3, और इसकी जो यूनिट हो चुकी होगी वो क्या हो चुकी है अब, किलोमीटर अपन में क्या आ जाएगा, मिनट। ये चीज समझ में आई, यानी कि जो g की वैल्यू रहेगी वो कितने निकल के आ जाएगी आपके पास में, दूसरी पद्धति में जो g का मात्रक रहेगा वो आ जाएगा 35.3 किलोमीटर पर मिनट। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, चलिए दिख रही है। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, तो ये उसका एग्जांपल था, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला जो अपना टॉपिक उठाने वाले हैं वो है एरर, यानी कि त्रुटि, किस प्रकार मापन में त्रुटि आई उसके बारे में। मापन से रिलेटेड अपन पूरी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, अब जो बात करेंगे त्रुटि से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर गलती करता ही है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आप और चाहते हैं कि मैं और अच्छा वीडियो और आगे आपको वो गाइड करूं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके कुछ डाउट हो वो उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इसको नोट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। धन्यवाद।